हाँ भाई, क्लास 12 कैसे हो? बढ़िया। चलो यार, हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में, हाँ, केमिकल काइनेटिक्स में क्या पढ़ना है ये जान चुके हैं। अब आगे प्रोसीड करते हैं। डियर केमिकल काइनेटिक्स, हाउ फास्ट ए रिएक्शन टेक्स प्लेस। कोई भी रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है सिर्फ वही नहीं बताता है, रेट ऑफ रिएक्शन ही नहीं बताता है कि कोई रिएक्शन कितनी तेजी से हो रही है, ये भी बताता है कि आप रेट ऑफ रिएक्शंस को कुछ कंडीशंस अप्लाई करके चेंज भी कर सकते हो। जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, कॉन्सेंट्रेशन हो गया, ठीक है, और कैटलिस्ट हो गया, ठीक है, कैटलिस्ट हो गया। तो ये सब कंडीशन अप्लाई करके आप लोग रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज भी कर सकते हो। तो ये भी केमिकल काइनेटिक्स बताता है। ओके, हाँ, और एक बात आपको केमिकल काइनेटिक्स ये भी बताने का प्रयास करता है कि जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, जो रिएक्टेंट्स आपस में रिएक्ट होके, ठीक है, प्रोडक्ट बनाते हैं, वो अंदर का मैकेनिज्म कैसा होता है, अंदर का सीन क्या होता है, वो भी समझाने का प्रयास केमिकल काइनेटिक्स ही करता है। ओके, चल, अब क्या है कि जैसे रेट ऑफ रिएक्शन या केमिकल काइनेटिक्स आपको ये बताता है कि कोई रिएक्शन कितनी तेजी से होगी, कि स्लो होगी, फास्ट होगी, ठीक है। तो कुछ रिएक्शन फास्ट होती हैं, कुछ मॉडरेट होती हैं और कुछ बहुत स्लो होती हैं, ठीक है। तो जैसे आपको एक रिएक्शन लेते हैं AgNO3, हाँ, सिल्वर नाइट्रेट एक्वस वाटर में, ठीक है, और NaCl ये भी एक्वस में है। तो भैया अंदर का सीन क्या होगा, ध्यान से देखना, इसमें अंदर का सीन क्या रहा होगा, Ag प्लस NO3 माइनस भटक रहे होंगे और ये इसमें मिक्स हुआ होगा। तो जब मिक्स हुआ होगा तो इनके Na प्लस और Cl माइनस इधर उधर टैल रहे होंगे। तो हुआ क्या होगा कि Na प्लस ने कहा होगा कि भैया Cl से अच्छा तो हमारे लिए NO3 है, ठीक है, हाँ, क्योंकि उसके साथ, हाँ, स्टेबिलिटी मतलब अच्छा सा बॉन्डिंग हो सकता है, उसके साथ कोई कंडीशन को या कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। किसके साथ? NO3 के साथ, नाइट्रेट के साथ। तो वो क्या करता है कि सोडियम नाइट्रेट, ठीक है, हाँ, और AgCl के साथ अच्छा सा अंडरस्टैंडिंग है, उसका स्टेबिलिटी गेन करता है। तो Ag क्या है, AgCl बना लेगा। तो भैया ये आयंस हैं और आयंस में जो अंदर होता है, जो मैकेनिज्म हुआ वो ये हुआ, और इतनी तेजी से हुआ, ये आयनिक रिएक्शंस इतनी तेजी से होती हैं कि इसमें 1 सेकंड से भी टाइम कम लगता है, ठीक है। अगर हम इनकी बात करें तो इसमें लगभग पता टाइम कितना लगता है, 10 to the power -12 to 10 to the power -16 सेकंड के आसपास लगता है। ये बहुत कम टाइम है भाई, इतने में हो जाती है। कुछ रिएक्शंस क्या होती हैं, बहुत स्लो होती है, हाँ, इस टाइप की रिएक्शंस को आयनिक रिएक्शंस भी कहते हैं, ठीक है। कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है भाई कि बहुत स्लो होती है। कैसे? हाँ, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, केमिकल रिएक्शन है, ऑफ कोर्स रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है, केमिकल रिएक्शन है। क्या चाहिए भैया, मॉइस्चर चाहिए, H2O, हाँ, प्लस O2, ठीक है, क्या बनाता है, Fe2O3.X H2O, ठीक है। और ये रिएक्शन जो है स्लो होती है। अब ऐसा नहीं है कि आप कूलर आज लाए हो, आज ही आपके कूलर में जंग लग जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, हाँ, तुरंत रस्टिंग नहीं होता है, थोड़ा सा टाइम लेता है, ठीक है। तो हाँ, तो यहां से हमें एक बात समझ में आई कि केमिकल काइनेटिक्स, हाँ, स्लो कोई रिएक्शन कितनी तेजी से होती है। चलो, अब क्या है कि कोई रिएक्शन है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाता है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे और उसमें क्या हम समझने का प्रयास करेंगे, तो वो देखते हैं। अच्छा, ये बताओ कि इनिशियली आपका क्या होगा, इनिशियली रिएक्टेंट होगा। सपोज करो रिएक्टेंट आपका, हाँ, R1 है, कितना है, R1, ठीक है। कुछ टाइम हुआ, रिएक्टेंट आपका हो गया क्या, R2 हो गया, ठीक है, हाँ, R2, ठीक है। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इस टाइम में जो रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो क्या हुआ, तो आप कहोगे कि रेट भैया ऐसा है कि चेंज इन रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। अब यार ये केमिस्ट्री वाले क्या करते हैं ना कि वो ऐसे तो ठीक है, अगर तुम प्रोडक्ट का मानते कि ये P1 था, टाइम वैसे P1 T = 0 पे तो कुछ होगा नहीं, लेट कर लेते P1 है,
और इस पे मान लो P2 है, ठीक है। तो इसके लिए जब रेट निकालेंगे तब क्या आ जाएगा, डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। लेकिन भैया एक काम है कि ये जो है रिएक्टेंट इनिशियली मैक्सिमम होता है, धीरे धीरे कम होना चालू होता है और प्रोडक्ट में बनना चालू होता है, प्रोडक्ट बनना चालू होता है, ठीक है। तो रिएक्टेंट में माइनस साइन अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन के लिए लगा देते हैं, जिससे हमें ये पता चल जाए कि रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब हाँ रेट इक्वल टू डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट चेंज इन टाइम, ठीक है। और ये अपीयरेंस, ठीक है, इंक्रीज हो रहा है तो इसमें प्लस लगा देते हैं, ठीक है। और रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। चलो खैर, अगर हम रेट की बात करें, रेट के यूनिट की बात करें, तो भैया ये आपका क्या है, अगर ये सॉल्यूशन है या आपका कॉन्सेंट्रेशन है तो उसको हम लोग यूनिट क्या लिखते हैं, हाँ मोलैरिटी, मोल पर लीटर, ठीक है। और टाइम का क्या होता है, सेकंड। तो इस हिसाब से अगर इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड। ये टाइम है कि यूनिट किसका है, आपका रेट का है। रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? हाँ, माइनस साइन क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये बताने के लिए लगाया जाता है कि आपका जो रिएक्टेंट है वो डिक्रीज हो रहा है और आपका जो प्रोडक्ट है वो इंक्रीज हो रहा है। अगर आप चाहो तो ग्राफ भी बना सकते हो, कैसे, देखो ये क्या है, आपका कॉन्सेंट्रेशन है, ये क्या है, टाइम है। इनिशियल आपका रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट आपका इनिशियल 0 होगा, प्रोडक्ट आपका बढ़ना चालू होगा, रिएक्टेंट आपका कम होना चालू होगा। तो ऐसे ये ग्राफ बना देते हैं, ठीक है। ये किसका है, रिएक्टेंट का, दिस वन प्रोडक्ट। इज इट क्लियर? अब इसमें क्या है भैया, आपको एक रिएक्शन दी गई है और आपको इसके लिए क्या लिखना है, रेट एक्सप्रेशन फॉर ए गिवन रिएक्शन, ठीक है भैया। रेट का एक्सप्रेशन लिखना है, रेट इक्वल टू, हाँ ये रिएक्टेंट है तो चेंज इन PCl5, चेंज इन रिएक्टेंट, चेंज इन टाइम, माइनस क्यू लगाएंगे। हे लवली ना, माइनस क्यू लगाएंगे, सर वो डिक्रीज हो रहा है ना, ओ स्मार्ट गाय, ठीक है। चलो ये प्रोडक्ट है तो इसमें क्या लगाएंगे अपन लोग, PCl, हाँ PCl3 और चेंज इन टाइम, इसमें प्लस लगा देंगे यार। प्लस वैसे लगाने की कोई नीड तो नहीं है, लेकिन आप अपनी संतुष्टि के लिए लगा सकते हो। इज इट क्लियर? ठीक है। लेकिन एक बात और है, रेट इक्वल टू ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, ऐसे एक्सप्रेशन लिख तो दिया, लेकिन इसका मतलब ये है कि ये जितनी तेजी से आपका डिक्रीज हो रहा है उतनी ही तेजी से वो बढ़ रहा है, वो भी बढ़ रहा है। इज इट क्लियर? चलो अब ये रिएक्शन है भैया, हाँ आप अपनी जानकारी के लिए जान लीजिए, कोई रिएक्शन है, बैलेंसिंग रिएक्शन है, जो आगे के नंबर्स होते हैं इनके, उनको हम स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कहते हैं, बात खलास, ठीक है। चलो इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो रेट इक्वल टू, हाँ रेट इक्वल टू, हाँ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन टाइम, माइनस क्यू लगाया, आपको पता है, चेंज इन, हाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन टाइम, माइनस क्यू लगाया, आप जानते हो, चेंज इन, हाँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी, चेंज इन टाइम, प्लस क्यू लगाया, जानते हो। लेकिन यहाँ पे 2 है तो नीचे हम लोग ऐसे 2 भी लिखते हैं, हाँ नीचे लिखते हैं ना कि ऊपर। इज इट क्लियर? दिस इज द रेट एक्सप्रेशन फॉर दिस रिएक्शन। अब इसमें क्या है, इसके लिए रेट एक्सप्रेशन लिखना है, कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ रिएक्शन, हाँ रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू कितना, 1/2 माइनस लगा लें भैया, हाँ डेल्टा N2O5 डेल्टा T, चेंज इन टाइम 1/4, प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं, चाहो तो लगा लो यार, NO2 डेल्टा T इक्वल टू प्लस 1/1, कुछ नहीं, डेल्टा O2 डिवाइडेड बाई डेल्टा T। फॉर दिस 1/5 माइनस लगाया, डेल्टा Br माइनस डेल्टा T माइनस डेल्टा BrO3 माइनस डेल्टा T, 1/6 माइनस डेल्टा H प्लस डेल्टा T इक्वल टू प्लस रेट ऑफ रिएक्शन है। इज इट क्लियर? 1/3 डेल्टा Br2 डेल्टा T, 1/3 प्लस डेल्टा हाँ H2O
डेल्टा टी। भैया रिएक्शन बैलेंस होना चाहिए। हाँ एक बात और यार, ये जो डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसे अपन लोग लिखते हैं रिएक्टेंट और डेल्टा टाइम, ठीक है। अगर इसी को हम ऐसे लिखते हैं dr बाई dt सिंपल, तो इसका मीनिंग क्या है? तो भैया ये जो चेंज होता है ना, ये लार्जर चेंज के लिए होता है, मतलब रिएक्टेंट में ज्यादा चेंज आ रहा है, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट में बड़ा थोड़ा सा चेंज आ रहा है, फॉर स्मॉल चेंज, जिसमें हम लोग डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, लिमिट वाला सीन, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। ये स्मॉल चेंजेस के लिए साइन होता है, ये हाँ लार्जर चेंजेस के लिए होता है, ओके। अब इसमें क्या दिया, अमोनिया ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं, बिल्कुल रिएक्ट करते हैं, हाई टेम्परेचर पे करते हैं, NO H2O बनाते हैं, हाँ नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट है। रेट ऑफ फॉर्मेशन, यार फॉर्मेशन का मतलब होता है प्रोडक्ट, इज इट क्लियर? हाँ NO किसमें है, इसमें है। और ये जो डिसअपियरेंस का मतलब होता है रिएक्टेंट, ठीक है, और फॉर्मेशन का मतलब प्रोडक्ट, ठीक है भैया। हमें ये निकालना है सबसे पहला कर्तव्य, क्या रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, सीन उसके लिए क्या होता है, हाँ -1/4 और कॉन्सेंट्रेशन किसका, NH3 अपॉन चेंज इन टाइम, इज इट क्लियर? ठीक है भैया, हाँ, और इक्वल टू -1/5 डेल्टा O2, हाँ चेंज इन टाइम, और 1/4 प्लस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, NO चेंज इन टाइम, 1/6 डेल्टा H2O चेंज इन टाइम, इज इट क्लियर? ठीक है। अब भैया हमें NO का कितना दिया गया, NO भाई साहब कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। और लाना हम किसको चाहते हैं, रेट ऑफ हाँ डिसअपियरेंस NH2, इन दोनों को हम इक्वल करते हैं। चलो करो भैया, 1/4 ये सीन आपने छाप लिया, ठीक है, 1/4 और ये सीन आपने छाप लिया, ठीक है, ठीक है। डेल्टा टी नीचे है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ऊपर क्या बचा, डेल्टा NH3, ठीक है, और यहां पे क्या बचा, डेल्टा NO, इज इट क्लियर? भैया ऐसा है 1/4 खत्म हो जाएगा, ठीक है। हमें ये दिया गया है, कहां दिया गया, NO का रेट जो चेंज है, रेट ऑफ फॉर्मेशन है, ये पूरा कंप्लीट दिया गया है, आप इसको रहने दो, डेल्टा टी को मत हटाइए, ठीक है, ये डेल्टा टी को मत हटाइए, पूरा चाहिए हमें, ठीक है। तो ये पूरा हमें दिया गया है, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, 3.6 माइनस डेल्टा NH3 और डेल्टा टी इक्वल टू क्या, 3.6 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड। भैया यही चाहिए था, माइनस अगर नहीं अच्छा लग रहा था यहां लगा दो, ये आपका आंसर आ गया, बात खत्म। ऐसे ही क्या करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ वाटर में क्या करेंगे, वाटर को पकड़ेंगे, ठीक है, और इसको पकड़ेंगे, जो गिवन है हमें, कौन सा गिवन है ये, अच्छा ये आ चुका है तो चाहे इसे पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आना चाहिए, ठीक है क्या यार, ये हमें दिया गया। अब हमें केमिकल रिएक्शन लिखनी है इसके लिए, ठीक है, एक्सप्रेशन दिया गया, सबसे पहले माइनस इसमें लगा, माइनस इसमें लगा, उसमें प्लस है, तो ये दोनों किसमें आएंगे भैया, रिएक्टेंट में, और वो प्रोडक्ट में है। 2 नीचे है तो 2 यहाँ, 3 नीचे है तो 3 यहाँ, 4 नीचे है तो 4 यहाँ, दैट्स इट, ये केमिकल रिएक्शन हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा एक्सप्रेशन होगा, केमिकल रिएक्शन बनानी होगी तो अपन लोग कर लेंगे, बात पल्ले पड़ गई होगी। अब क्या है ना कि रेट ऑफ रिएक्शंस को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, कौन कौन से छेड़ने की कोशिश करते हैं, वो एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, देखो भैया ऐसा है कि अगर हमने 1 kg वुड ली है और उसे एयर के साथ हमने बर्न कराया, यार जाहिर सी बात है एयर में ही बर्न कराएंगे, एयर में ऑक्सीजन होता है ना, इसलिए, ठीक है। तो जो बर्निंग रेट है या उसमें जो टाइम लगता है या बर्निंग रेट है, वो मान लिया उसका मान लिया बर्निंग रेट जो है A1 है, ठीक है। हाँ हमने 1 kg फिर से वुड लिया, ठीक है, अब यार वुड ही होती है, ठीक है, इस बार हमने प्योर ऑक्सीजन के साथ उसी को बर्न कराया, ठीक है, तो उसमें बर्निंग रेट A2 लगा। तो बताओ रेट ऑफ रिएक्शन किसकी फास्टर होगी, तो भैया सेकंड वाले की फास्टर होगी, क्यों, क्योंकि एयर में प्योर ऑक्सीजन नहीं है ना, तो इसमें ये प्योर ऑक्सीजन है, ठीक है, तो प्योर ऑक्सीजन में ये आपका प्योर ऑक्सीजन है, ठीक है, प्योर ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसका बर्निंग रेट क्या होगा, फास्टर होगा, इज इट क्लियर? तो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है रिएक्टिंग स्पीसीज का, उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन रिएक्ट कर रहा है, भैया यही तो रिएक्ट कर रहा है इससे, ठीक है। फर्स्ट से हम लोगों को क्या समझ में आया
जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रिएक्टिंग स्पीसीज के, ठीक है, या रिएक्टेंट स्पीसीज के। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट पे आते हैं, टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। भैया आपको बता दिया जाए कि जो टेम्परेचर होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन का, जनरली यार मोस्टली रेट ऑफ रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कौन? टेम्परेचर। और ये क्या करता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन को ऑलमोस्ट डबल कर देता है। कितने डिग्री बढ़ाने पे? 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को ऑलमोस्ट डबल करने की क्षमता रखता है। नेक्स्ट क्या है? नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो भैया इन दोनों का ऑलमोस्ट नेचर सेम है, ये रिएक्टिंग स्पीसीज अलग अलग है, ठीक है, लेकिन ये रिएक्शन जो है ऊपर वाली फास्ट होती है, ठीक है, और ये कैसी होती है? स्लो होती है। तो उनके नेचर पे भी डिपेंड करता है कि वो क्या क्या रिएक्ट कर रहे हैं और क्या बन रहा है। इज इट क्लियर? चलो नेक्स्ट क्या है? प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है, जो आपके रिएक्टिंग स्पीसीज को एक पाथ प्रोवाइड करता है रिएक्ट होने के लिए, ठीक है, वो केमिकली रिएक्ट नहीं होता है, ठीक है, एक फिजिकली पाथ प्रोवाइड करता है, ठीक है, जगह प्रोवाइड करता है फॉर रिएक्टिंग स्पीसीज, ठीक है। चलो भैया ये क्या है? ये एट रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये कैटलिस्ट में बहुत तेजी से विग्रस रिएक्ट हो जाते हैं। इज इट क्लियर? तो सरफेस एरिया, ठीक है, तो आपको बता देना, जैसे सिंगल वुड है, ठीक है, सिंगल वुड है और बहुत सारी वुड है, ठीक है, एक के ऊपर एक गट्ठर नहीं बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं? तो आप अगर गट्ठर टाइप का जलाओगे, ठीक है, बर्न कराओगे तो वो टाइम लेगा जलने में, ठीक है, और जब आप सिंगल जलाओगे तो वो जल जाएगा। क्यों? उसका कारण ये है ना कि इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, ये ज्यादा ओपन होता है, ठीक है, सरफेस एरिया क्या होता है? लार्जर होता है। तो लार्जर सरफेस एरिया जल्दी से बर्न होता है एज कंपेयर टू दिस। तो सरफेस एरिया आपका रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? सरफेस एरिया के। ध्यान दो, भैया ऐसा है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडिएशन के, ठीक है। चलो भैया जितनी भी लाइट में रेडिएशंस में रिएक्शन होती है उनको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, ठीक है भैया, फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो जितनी भी फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो, अच्छा ये अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि IR, UV और इंफ्रारेड दोनों में किसमें बेटर रिएक्शन हो सकती है, किसके प्रेजेंस में? तो आप पता क्या जवाब दोगे? UV। अच्छा क्यों? इसमें जो फोटॉन्स होते हैं ना इसके, उनकी लगभग एनर्जी कितनी होती है? 420 किलोजूल पर मोल के आसपास होती है, और इनकी कितनी होती है? 60 किलोजूल पर मोल। तो इनकी जो एनर्जी होती है इन फोटॉन्स की, ठीक है, वो जो बॉन्ड की एनर्जी होती है, जो रिएक्शन होती है, एवरेज बॉन्ड एनर्जी होती है, वो इनसे मैच करती है। तो ऑलमोस्ट रिएक्शन जो है इनकी प्रेजेंस में होती है। इज इट क्लियर? और जितनी भी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ये सब लाइट की कैटेगरी के ही हैं, रेडिएशंस हैं, ठीक है, तो उनको हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं। इज इट क्लियर? यार हुआ क्या कि अपन लोग ये सब ग्राफ कर रहे थे, ये कॉन्सेंट्रेशन का था और ये टाइम का था, ठीक है। तो रिएक्टेंट क्या होता है ना कि आपका मैक्सिमम होता है और फिर धीरे धीरे वो देखो डिक्रीज होता है, ठीक है, तो और प्रोडक्ट क्या होता है? इंक्रीज होता है। तो यहां से हमें ये पता चला कि जो रिएक्टेंट होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता है, ठीक है, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होता है, और जब रिएक्टेंट ज्यादा होता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होता है। तो जैसे कोई रिएक्शन है A प्लस B गिव्स आउट C, इसके आगे आप कोफिशिएंट मान लो A स्मॉल b और दिस इज C। इज इट क्लियर? ठीक है, तो हमें एक बात तो समझ में आ गई, क्या? कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, रेट ऑफ रिएक्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रिएक्टेंट के, क्योंकि रिएक्टेंट कम तो रेट ऑफ रिएक्शन कम, रिएक्टेंट ज्यादा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा। तो रिएक्टेंट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। चलो आपकी जो है ये आपकी एक रिएक्शन है, ठीक है, तो लॉ ऑफ मास एक्शन,
ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो उसने क्या बोला कि जो रेट होता है वो क्या होता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनके रिएक्टेंट हाँ ए और बी, और उनके जो कोफिशिएंट है पावर ए और ये बी, हाँ ऐसा कुछ होता है। तो इसने इनको जो है एक्टिव मास बोला। हाँ, जो ए और बी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको ये लोग एक्टिव मास बोलते हैं, ठीक है। और ठीक है भैया, फिर आपका रेट लॉ आया, एक रेट लॉ। उसने कहा कि ऐसा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन के तो होता है, लेकिन उसमें जो पावर होती है वो जरूरी नहीं है आपके स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही हो, कुछ अन्य भी हो सकते हैं, एक्स और वाई, ठीक है। हाँ, तो हमने कहा भैया दोनों में डिफरेंस क्या है? तो इन्होंने कहा कि मेरा तो भैया थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल पार्ट है, मतलब ये कैसा है? थ्योरेटिकल है। और इसने बोला कि मेरा एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल। ठीक है भैया, ये तो ए और बी तो बैलेंसिंग रिएक्शन से पता चल जाएगा, लेकिन एक्स और वाई कहां से पता चलेगा? एक्सपेरिमेंट से, ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब इन्होंने साइन हटाया तो एक कांस्टेंट लगाया, उसको रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेट कांस्टेंट। हाँ, ठीक है। और ये जो पावर होती है रेट लॉ में, रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर होती है, जो उसका सम होता है, ठीक है, उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। n इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ, हाँ, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर है, 0 है तो 0 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, सेकंड है तो सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ठीक है भैया। अब ये तो यहां तक तो बात समझ में आई। तो क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका नेगेटिव हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन आएगा तो फ्रैक्शन हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2/3 भी हो सकता है, ठीक है। चलो, अब इसमें क्या है कि ये एक रिएक्शन है और इसका एक एक्सप्रेशन रेट का ये लिखा है, एक एक्सप्रेशन ये लिखा है। अगर हम दोनों को ध्यान से देखें तो इसमें देखो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे ये चेंज है। तो पक्का ये तो कंफर्म हो गया कि ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है वो रेट, हाँ, रेट लॉ ने दिया है, ठीक है। और ऊपर वाला पार्ट आपका किसने दिया है? लॉ ऑफ, हाँ, मास एक्शन। इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसको आप पहचान सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये है तो इसमें अगर देखो कि 5 है कोएफिशिएंट, यहाँ 5 तो नहीं है, ठीक है, हाँ, तो ये आपका एक्सप्रेशन किसने दिया है? रेट लॉ ने। इज इट क्लियर? तो रेट लॉ जो देता है, देखो जरूरी नहीं है कोएफिशिएंट स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना भी हो भी सकता है, ठीक है, हाँ, ठीक है। तो ये आपका रेट लॉ और रेट लॉ एक्सप्रेशन है, और रेट लॉ एक्सप्रेशन जो होता है वो एक्सपेरिमेंटल होता है, ना कि थ्योरेटिकल होता है। इज इट क्लियर? अब इसमें क्या है कि आपकी एक रिएक्शन है, इसका रेट लॉ लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये तो सिंपल है। तो इसी टाइप की एक सिमिलर रिएक्शन ये भी है, ठीक है, और इसका रेट लॉ लिखा है। तो रेट लॉ भैया कॉम्प्लिकेटेड भी थोड़ा सा हो सकता है, ठीक है, जो आपको कॉम्प्लिकेटेड भी दिखेगा। ये 1/2 है, ठीक है। अगर के ए और के बी की बात करें तो ये दोनों यहाँ पे कांस्टेंट हैं, ठीक है। हाँ, आपको अगर HBr की कॉन्सेंट्रेशन इनिशियली 0 रही होगी तो इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा? इसको 0 कर दो तो ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, 1 बचेगा, 1 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। KaS2, ठीक है, HBr और 1/2। इज इट क्लियर? अब इसमें क्या है कि ये एक रिएक्शन है, इसका ये एक्सप्रेशन दिया गया है, तो इसकी कुछ नहीं, पावर तो 1 है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो गया? 1 है ना। इसमें कुछ नहीं, पावर तो ये 1 है, तो इसका भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, ठीक है। अगर फ्रैक्शन होता तो फ्रैक्शन हो जाता। अब हमें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है। चलो एक्सप्रेशन लिख लेते हैं पहले। हाँ, रेट इक्वल टू क्या होता है? रेट कांस्टेंट, हाँ, ये कोई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होगा और पावर कितना? हाँ, n। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अभी कितना है? n, ठीक है। चलो जनरल निकालते हैं। रेट क्या होता है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय टाइम इक्वल टू k, और ये भी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन है। यूनिट चाहिए हमें, तो इसकी यूनिट याद करो, मोल पर लीटर, और इसका सेकंड, तो ऊपर जाएगा, इसका हो जाएगा मोल पर लीटर अपॉन सेकंड। ये हो जाएगा आपका पावर कितना है? यहाँ पे n है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा क्या? मोल
पर लीटर, कॉन्सेंट्रेशन है ना, इसको डिवाइड में लाइए, इसको ऊपर ले जाइए, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, ये चीज, और सेकंड ये ऊपर जाएगा तो पर सेकंड, और ये डिवाइड में आएगा तो मोल पर लीटर की पावर n। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, अब ये दोनों बेस सेम है, ठीक है, तो पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, तो मोल पर लीटर 1 माइनस n, हाँ, पर सेकंड। चलो अब केस नंबर फर्स्ट जनरल मिल गया, n इक्वल टू 1, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पहले 0 कर लेते हैं, n इक्वल टू 0, तो n की जगह 0 डालो यहाँ पे, तो आपका क्या आ जाएगा, यूनिट क्या आ जाएगी रेट कांस्टेंट की, मोल पर लीटर पर सेकंड, 1 माइनस 0 1 ही आएगा, ठीक है। अगर n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए डालेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल 1 माइनस 1 कितना 0, और किसी की पावर 0 तो 1, सिर्फ सेकंड बचेगा, पर सेकंड। ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो गया यूनिट, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, पर सेकंड। ऐसे 2 डाल दो, 3 डाल दो, 4 डाल दो, जिसकी चाहिए आप वो निकाल सकते हो, ठीक है। यार होता क्या है कि जरूरी नहीं है कि आपकी रिएक्शन में आपका कॉन्सेंट्रेशन में ही हो रिएक्टेंट, आपकी गैसेस जो होती हैं वो प्रेशर में होती हैं, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, एटीएम होता है, तो उसके टर्म में जरा जान लेते हैं। चल अब इसको सेट किया तो रेट कांस्टेंट जो आ गया ये आ गया। अब n इक्वल टू 0, 0 ऑर्डर के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे डालो 0, तो एटीएम पर सेकंड आ जाएगा। हाँ, एटीएम मतलब एटीएम नहीं है, ठीक है, एटीएम मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, प्रेशर का यूनिट, ठीक है। हाँ 1 डालो, n इक्वल टू 1 फर्स्ट ऑर्डर के लिए, 1 1 खत्म, पर सेकंड आ जाएगा, ठीक है। 2 डालो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 डालो -1 आ जाएगा यार, तो एटीएम -1 पर सेकंड। ऐसे जो चाहिए 1/2 डाल दो, -1 डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है। और इसका जो सेकंड पार्ट है वो कल आएगा, ठीक है।